नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। सिंध की दरगाह में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ा है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 24 आतंकी मार गिराए गए हैं। सिंध प्रांत के सेवान में सूफी लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर हुए हमले में 76 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 100 के पार जा सकता है। हमला कल उस वक्त हुआ जब दरगाह पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। एक हमलावर दरगाह के गोल्डन गेट से दाखिल हुआ। पहले उसने लोगों पर हैंड ग्रेनेड फेंके, इसके बाद खुद को बम से उड़ा लिया। हमले में 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। वैसे ही धक्के दिए लोगों ने। मैं दीवार से टकरा के आगे देखा तो मुझे जिस गेट से मैं एंटर हुआ उसी गेट पे मेरी नज़र पड़ गई। वही गेट नज़र आ गया मुझे। दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अंदर अहाते में यहाँ जो सहन है पूरा, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन थे, रो रहे थे। क़यामत सुगरा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। सूफी कवि अमीर खुसरो ने बाबा लाल शाहबाज कलंदर के सम्मान में ही दमादम मस्त कलंदर का गीत लिखा था। सहवान हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। सिंध पैरामिलिट्री रेंजर्स ने 18 आतंकी दक्षिण प्रांत में मार गिराए। 7 आतंकियों को सिंध के कठोर हाईवे पर शूट आउट में मार गिराया गया। 11 आतंकियों को कराची के मंगोपीर में मार गिराया गया। 3 आतंकियों को पेशावर में और 4 को और काजी में मार गिराया। हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर सील कर दिया है और अफगानिस्तान को 76 आतंकियों की लिस्ट सौंपकर उनके हवाले करने की मांग की है। यूपी में तीसरे चरण का प्रचार थमने में बस अब 1 घंटा रह गया है। 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर का प्रचार खत्म होने से पहले मायावती ने फतेहपुर में मुलायम कुनबे पर निशाना साधा। मायावती ने लोगों से कहा कि समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को वोट देकर अपना वोट खराब ना करे, क्योंकि अखिलेश को तो शिवपाल यादव हराने पर तुले हुए हैं। शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये उनका क्षेत्र है और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं, तो बस ठीक है। अखिलेश ने इटावा की रैली में चाचा शिवपाल पर नाम लिए बिना निशाना साधा था। आज बाराबंकी की रैली में अखिलेश ने कहा कि गठबंधन 300 सीटें जीत रहा है। ये 2 युवाओं का नहीं है गठबंधन, 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है इस बार और ये सरकार बनाने वाला गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में मुलायम के गढ़ इटावा, मैनपुरी और कानपुर में भी वोट डाले जाने हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव और लखनऊ कैंट से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव का फैसला 19 को होगा। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 14% प्रत्याशी दागी हैं। 826 में से 110 पर आपराधिक केस दर्ज है। तीसरे चरण के 826 उम्मीदवारों में 250 करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी के 68, बीएसपी के 56 और समाजवादी पार्टी के 51 उम्मीदवार हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण में 64.22% और दूसरे चरण में 65.5% मतदान हुआ था। और इस बीच प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करने पहुंच गई हैं। इस वक्त रायबरेली में राहुल गांधी के साथ एक सभा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मंत्री और अमेठी से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सीएम अखिलेश यादव को बीच चुनाव में दूसरा बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति पर FIR दर्ज करने के साथ यूपी पुलिस को 8 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी देने को कहा है। आरोप है कि गायत्री प्रजापति और उनके साथियों ने एक महिला को समाजवादी पार्टी में नेता बनाने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा भेजकर इसकी शिकायत की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। पुलिस गायत्री प्रजापति के खिलाफ बलात्कार का FIR नहीं दर्ज करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, दर्ज कर दो। अखिलेश
आपका काम नहीं बोलता है, कारनामे बोलते हैं भैया, कारनामे बोलते हैं। गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति, अवैध कब्जे और अवैध खनन के मामले पहले से चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रजापति को मंत्री पद से हटाया था, लेकिन मुलायम के दबाव में फिर से मंत्री बना दिया था। अखिलेश और मुलायम के बीच तकरार की शुरुआती वजह भी गायत्री प्रजापति को ही माना जाता है। गायत्री प्रजापति अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार है। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के बावजूद गायत्री प्रजापति कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबले में है। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के उम्मीदवार अरुण वर्मा पर भी गैंगरेप पीड़ित की हत्या में केस दर्ज हो चुका है। महिला का आरोप है कि उसे ब्लैकमेल करते हुए गायत्री प्रजापति ने उसकी बेटी से भी छेड़छाड़ की थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरे हुए चूहे के कारण बच्चों के बीमार पड़ने पर केजरीवाल सरकार निशाने पर आ गई। दिल्ली के देवली इलाके के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परोसे गए खाने में मरा हुआ चूहा मिला तो हड़कंप मच गया। मिड डे मील खाने वाले 9 छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या निकला उस खाने के अंदर? पूरी सब्जी मतलब मिल रही थी, तो सब्जी में मतलब चूहा मिला था। अच्छा, फिर आपने वो खा लिया चूहा, मतलब वो जो खाना था? फिर मैंने आधा खा लिया था, फिर उसके बाद फेंक दिया। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक एक बच्चे के लिए हम इतना भरोसा करते हैं इन लोगों पे, और ये अगर उसमें इस तरह की लापरवाही बरतेंगे कि खाने में चूहा आ जाए तो ये तो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे। ये बच्चों की बात है और इस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो भी जिम्मेवार रहा है। एनजीओ या कोई एजेंसी या कंपनी जो मिड डे मील सप्लाई कर रही थी उसका खुलासा करे। उसका चेयरमैन कौन था, डायरेक्टर कौन था, मालिक कौन था, एनजीओ कौन चला रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया, वो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। आम आदमी पार्टी के किसी नेता का बाप या उसका बेटा। बच्चों के माँ बाप घबराए हुए हैं क्योंकि करीब 700 बच्चों ने मील खाया था। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी और पूरी घटना को छिपाने की कोशिश भी की। तो लड़का के साथ ऐसे वहाँ खाना में चूहा मिल गया था, तबीयत खराब हुए। जैसे हो रहा है लापरवाही, ऐसे नहीं होना चाहिए। बीमार बच्चों को मालवीय नगर स्थित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत अब ठीक है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि मिड डे मील सप्लाई करने वाले सप्लायर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि मिड डे मील को बनाए जाने के दौरान अधिकारी खाने की गुणवत्ता की जांच करेंगे। दिल्ली सरकार स्कूलों में सबसे ज्यादा काम करने का दावा करती है, लेकिन मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिलना इन दावों की पोल खोल रहा है। बेंगलुरु के बेलंदूर झील में लगी आग कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझा दी गई है, लेकिन पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ है। आग की लपटों के बाद दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा था। तस्वीरें बेंगलुरु की बेलंदूर झील की हैं, जहां कल शाम अचानक बड़ी आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी। बेलंदूर झील में भारी प्रदूषण की वजह से झाग निकलता रहता है। माना जा रहा है कि इसी प्रदूषण की वजह से आग लगी थी। बेंगलुरु एक सिटी ऑफ लेक्स माना जा रहा था, लेकिन अब बस 17 लेक बचे हैं और उनमें से एक बड़ा लेक है बेलंदुरु लेक, जो बेंगलुरु का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन वो अब एक पोल्यूटेड मेनेस हो चुका है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि रात के टाइम ट्रक्स आते हैं, डंप करके जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंप होता है, गार्बेज डंप होता है, कई गाड़ियां भी आती है रात में, इवनिंग, लेट इवनिंग, और ये वीड्स को आग इंटेंशनली लगाई जाती है। कोई भी विषय है तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर आया है तो गंभीर तो होता ही है। इस बार हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और केमिकल वेस्ट जो उस लेक के आसपास डंप होता है, उसके अराउंड आग लगी, और जिस तरह के दृश्य हमें बैंगलोर से नजर आ रहे हैं, तो एक ही बहुत ही ट्रैजिक घटना है। बेलंदूर झील करीब 9000 एकड़ में फैली हुई है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला डीजल, ग्रीस, केमिकल्स और डिटर्जेंट झील में जमा होता रहता है। झील की जमीन पर अतिक्रमण करने पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 बिल्डरों पर जुर्माना भी लगाया था। बेलंदूर झील में पिछले साल भी 2 बार आग लगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियात के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान बयानबाजी करना सबसे आसान काम होता है, सबसे मुश्किल काम नोटबंदी को लागू करना होता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर विपक्ष पर कटाक्ष किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की इससे बड़ी कार्रवाई पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। जेटली ने भारतीय रिजर्व बैंक के नोट छपाई कारखाने और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड यानी SPMCIL की तारीफ की। सबसे सरल काम होता है डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन के दौरान टिप्पणी करना, और सबसे कठिन काम होता है उसको लागू करना, कार्यान्वित करना। जब कोई इतिहासकार इस पे शोध करेंगे या इस पे ऊपर लिखेंगे तो निश्चित रूप से एक अध्याय, एक चैप्टर उसमें ये भी होगा। SPMCIL was able to run 24/7 and 3 shifts a day, as a result of which the total quantum of notes that were produced during this period rose exponentially. नासिक और देवास यूनिट ने नोटबंदी के दौरान 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम किया। एयरफोर्स और कमर्शियल जहाजों के जरिए 21,500 करोड़ रुपए की कीमत के 500 रुपए के 6 करोड़ नोट देश भर में पहुंचाए गए।